स्टूडेंट्स, आई होप आपको रियल एनालिसिस 2 की जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए उनकी समझ आई होगी, जो कि मेरे इस चैनल पे मौजूद है। लेक्चर सीरीज़ इसके तमाम शार्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फाइनल टर्म के हवाले से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ में कुछ एमसीक्यूज़ जो यहाँ से बन सकते हैं हैंड आउट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ एमसीक्यूज़ भी बताऊंगा, उनका सल्यूशन बताऊंगा, और शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 और 10 नंबर्स के होते हैं, वो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर किसी क्वेश्चन को समझना है तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपने इन टॉपिक्स को डिटेल में समझना है तो डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगा, आप वो देख सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका जहाँ से कोर्स स्टार्ट हो रहा है फाइनल टर्म का, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है जी यूक्लिडियन स्पेसेस। तो यूक्लिडियन स्पेसेस आपकी सेम वही स्पेसेस होती हैं जैसे हम नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन वही करते हैं। सेम वही चीज़ है, एक्स प्लस वाई अगर है तो एक्स का पहला एलिमेंट वाई का पहले एलिमेंट, सेम वही एडिशन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह ये सेम मल्टीप्लिकेशन है, और एक्स की अगर ये वैल्यू है वाई की ये वैल्यू है तो इसका एडिशन इस तरह से होगी। तो ये आपका एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आपका एमसीक्यूज़ यहाँ से एक आधा एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकता है। तो आगे नेक्स्ट थ्योरम है जी, इफ़ एक्स एंड वाई एंड जी आर, ये अगर आपके पास आर एन में कुछ स्पेसिस में हो तो एक्स प्लस वाई आपके पास वाई प्लस एक्स में इनकम्यूटेटिव होगा। इस तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी एक्स प्लस वाई प्लस ई इक्वल होगा एक्स प्लस वाई प्लस ई। आपसे पूछा जा सकता है कि कम्यूटेटिव है यानी एसोसिएटिव है या नहीं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है जी, अगर x आपके पास है ना x1 x2 अप टू x है तो नेगेटिव x वो उसके साथ जस्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा। सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपने लेंथ या डिस्टेंस का फार्मूला ये जो यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ आपने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। x का माड क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है। और डिस्टेंस निकालना कैसे है, नीचे वाले एग्जांपल यहाँ पे देख लें। इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है लेक्चर सीरीज़ में, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 -3 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। देन -2 का स्क्वायर हुआ है, प्लस 6 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। पहले x का माड इसने ले लिया है, फिर y का माड इसने ले लिया है, तो वो दोनों आपके पास वैल्यू आ गई हैं। फिर x माइनस वाई जो इनके दरमियान डिस्टेंस बनता है वो इसने ले लिया है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है जैसा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास शिचवाज़ इनइक्वालिटी है। तो सेम वही है जो आप रियल एनालिसिस 1 में पढ़ के आए हैं, वही चीज़ है। अगर x और y आपके पास दो स्पेसेस हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट लेके उनका माड लें तो आपके पास लेस देन और इक्वल टू आएगा। उन दोनों के माड को अलग-अलग माड लेके उसके बाद मल्टीप्लाई करने से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका प्रूफ कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये चीज़ है, ये भी आपने लाजमी याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में अक्सर ये चीज़ आ जाती है कि x और y का अगर नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव आपके पास x माइनस वाई होल का माड ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा x का माड माइनस वाई का माड, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाता है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। देन यहाँ से देखें, सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप एक स्केलर मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। तो आप जैसे इनको पढ़ लें, सिंपल सी हैं, इनमें कोई कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात नहीं है। सेम वही पुराने कंसेप्ट हैं जो आप पीछे मैथमेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, बाकी कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आगे आपके पास लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट के लिए यहाँ से आप
आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ जस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे आपके पास है नेबरहुड एंड ओपन सेट्स इन आरएन। तो नेबरहुड की ये वाली जो डेफिनेशन है, आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से ये याद रखनी है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये अक्सर आ जाती है, तो ये आपने याद कर लेनी है। बाकी ये वाला रिमार्क्स याद रख लें आप। ओपन एंड क्लोज एन बॉल आर जनरलाइज्ड टू आर एन ऑफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, जब ओपन और क्लोज बार को जनरलाइजेशन की जाता है तो ओपन और क्लोज इंटरवल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट लेमा जो है, ये लेमा भी आपने याद रख लेना है। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद एक सीक्वेंस कन्वर्जेंस कब होता है, ठीक है। सीक्वेंस कन्वर्जेंस कब होगा, जब उसकी लिमिट अगर इन्फिनिटी की तरफ जाए तो आपके एक्स की इक्वल आ जाए। सेम वही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंस कब होता है। ये एमसीक्यूज़ आ जाता है। नेक्स्ट थ्योरम है जी, एक्स आपके पास एक्स मॉड है और एक्स आर है। तो जब आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा तो वो एक्स की इक्वल आ जाएगा। सेम वो इसी का प्रूव है, प्रूव करने की कोई इतनी इम्पॉर्टेंट ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल ऑफ नेस्टेड सेट्स हैं। तो ये वाला एमसीक्यूज़ अक्सर आता रहता है। तो ये वाला थ्योरम यहाँ से जितनी भी हैं उनकी आपने स्टेटमेंट याद रख लेनी है। इसके जितनी भी एमसीक्यूज़ बनते हैं इन्हीं थ्योरम से बनते हैं। तो ये वाली भी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपने इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद हाइन-बोरल थ्योरम है। हाइन-बोरल थ्योरम की जो स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी रटा लगा लेना है। ये वाली जो स्टेटमेंट है हाइन-बोरल थ्योरम की, इफ़ अगर आपके पास एक एच जो है वो ओपन कवरिंग हो एक कम्पैक्ट सेट एस की, तो एस को फाइनाइटली मैनी सेट ऑफ एस से कवर किया जा सकता है। फाइनाइटली मैनी दरमियान से मिसिंग होता है और बाकी सेम यही स्टेटमेंट होती है, तो आपने बताना होता है एमसीक्यूज़ में, तो ये यहाँ पे फाइनाइटली मैनी आएगा। बाकी इसका प्रूफ बहुत लॉन्ग है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसका रिमार्क्स याद रख लेना है कि बोज़ेनो-वाइल्स थ्योरम जो है वो आपके पास आर एन में वैलिड है, ठीक है। ये आर में भी वैलिड है और आर एन में भी वैलिड है। उसके बाद कनेक्टेड सेट कौन से होते हैं, तो कनेक्टेड सेट की ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपने याद रख लेनी है। कनेक्टेड सेट के एक आध आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो कनेक्टेड सेट की जो एग्जांपल्स हैं ये आपने लाजमी करनी है कि कनेक्टेड सेट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है कनेक्टेड सेट्स की मदद से। उसके बाद पॉलीगॉनल पाथ कौन सा होता है, ठीक है, तो आपके पास पता होना चाहिए पॉलीगॉनियल पाथ कौन सा होता है। यानी कि अगर एक सेट कनेक्टेड होगा तो पॉलीगॉनियल पाथ होगा। तो ये वाली जो चीज़ यहाँ पे आ रही है, एन ओपन सेट एस इन आर एन, आपके पास जो सेट एस है वो आर एन में कनेक्टेड कब होगा, जब वो पॉलीगॉनली कनेक्टेड होगा। तो इसका अगर कन्वर्स करें ना, एक सेट आपके पास पॉलीगॉनली कनेक्टेड है तो वो क्या कनेक्टेड होगा, तो उसकी लाजमी बात नहीं को कनेक्टेड होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि अगर कनेक्टेड है तो पॉलीगॉनली कनेक्टेड होगा। तो अगर पॉलीगॉनली कनेक्टेड है तो उसके लिए लाजमी यह है कि वो कनेक्टेड होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, दोनों तरफ से ये प्रूव होगा कि अगर पॉलीगॉनली कनेक्टेड है तो कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड है पॉलीगॉनली कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट रिमार्क्स है जी, एनी पॉलीगॉनली कनेक्टेड सेट ओपन आर नॉट ओपन इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर वो ओपन है या नहीं है तो आपके पास पॉलीगॉनली जो कनेक्टेड सेट है वो कनेक्टेड होगा। इसका जो कन्वर्स है वो फॉल्स है। अ सेट जो कि ओपन नहीं है वो आपके पास कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो पॉलीगॉनली कनेक्टेड हो।
नेक्स्ट है जी आपके पास सीक्वेंस इन आर एन। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, ये चीज़ आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेनी है। अ सीक्वेंस एक्स आर ऑफ पॉइंट्स ऑफ आर एन कन्वर्ज टू लिमिट एक्स इफ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ एन इंटीजर के सच दैट। तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है, आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिसिंग हो सकता है, या के आपका पास मिसिंग हो सकता है, या ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये मिसिंग हो सकती है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ बनता रहता है। इसके आपके पास फाइनल टाइम में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ थर्ड चैप्टर से बनते हैं, लेकिन सेकंड में भी कुछ होते हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके पास, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में से आपके पास ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं। आगे आपके पास डोमेन ऑफ फंक्शन है, तो आपके पास फंक्शन दिया होगा, उसकी डोमेन पता करेंगे। ये जैसे 2.40 और 2.50 दो फंक्शन दिए गए हैं, तो इनकी डोमेन आपको पता है लार्जेस्ट सबसेट ऑफ आर एन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, डोमेन इज़ लार्जेस्ट सबसेट ऑफ आर एन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये अक्सर पूछा क्या होता है कि ये फंक्शन दिए गए होते हैं और इनकी डोमेन पता कर लेते हैं। आगे लिमिट एट अ पॉइंट, तो ये जस्ट वही डेफिनेशन है जो आप रियल एनालिसिस 1 में यूज़ करके फंक्शन एफ एन अप्रोचेस टू लिमिट एल, आपके पास एल पे पहुंचेगा जब एक्स आपका एक्स नॉट में जाएगा। ठीक है, एक्स पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स नॉट की, तो आपका जो फंक्शन है वो एल की इक्वल आएगा। आगे नेक्स्ट ये वाली जो एग्जांपल है, ये आपने एग्जांपल लाजमी करनी है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इस एग्जांपल में। ये एग्जांपल मैंने जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड की उसमें क्लेरिफाई समझाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये जो साइन एक्स और एक्स यहाँ पे बनता है, तो ये आपके पास बाउंडेड है और एलिप्स में, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये रीजन आपके पास बाउंडेड है और एलिप्स में बाउंडेड है, तो ये पूछा जा सकता है। बाकी देखें जी, यहाँ भी ये वाला थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट देख लें, इफ़ एफ एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ एक्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। तो ये आपको पता है जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है। ठीक है, और ये वाला एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज़ को कभी भी स्किप नहीं करना। अगर आपके पास ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, तो अगर आपको कहता है कि y इक्वल एक्स, तो ये आपके पास 1/2 आएगा। ठीक है, अगर y इक्वल ये आपके पास कहता है y इक्वल माइनस एक्स, तो आपके पास ये आएगा -1/2 जो के नीचे लिखा हुआ होगा। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। यहाँ पे देखें y इक्वल -x है, तो आपके पास इसकी लिमिट -1/2 बनती है। नेक्स्ट ये वाली सिंपल सी चीज़ें हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं। कभी कभी इनसे एमसीक्यूज़ आ जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल है, ये इतनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है, इसके आने के चांसेस कम ही होते हैं। बाकी कौन से ये वाले मार्क्स से भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लिंची वाली जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम को आपने देख लेना है, ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसको देख लेना है। बाकी ये वाला थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ बनते रहते हैं। यानी अगर आपके पास एफ़ और जी दोनों कंटीन्यूस फंक्शन हैं, तो एफ़ प्लस जी भी कंटीन्यूस होगा, एफ़ माइनस जी भी कंटीन्यूस होगा, एफ़ मल्टीप्लिकेशन जी भी कंटीन्यूस होगा और एफ़ डिवीज़न जी भी कंटीन्यूस होगा। आगे आपके पास वेक्टर वैल्यूज फंक्शन आ गए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाला टॉपिक आपने डिटेल से करना है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने लाजमी करनी है। इसके यहाँ पे एक थ्योरम है, हाँ ये वाला थ्योरम है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा
शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये वाला जो थ्योरम है, तो इसको आपने स्किप कभी भी नहीं करना। ये वाला थ्योरम आपके पास अक्सर आता रहता है। आगे आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का भी एक थ्योरम है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा था। हाँ, ये वाला थ्योरम है, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये वाला थ्योरम, ठीक है। तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता रहता है। आगे यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन है। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन कम्पैक्ट सेट देन इफ़ इट इज़ बाउंडेड। तो ये वाला एमसीक्यूज़ यहाँ से उठा लेते हैं, तो ये वाला आपने याद रख लेना है। नीचे वाली जो थ्योरम है, एफ इफ़ लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन कम्पैक्ट सेट इन आर एन, तो अल्फा उसके इन्फिमम और बीटा उसके सुपरमम के इक्वल होगा। तो ये चीज़ यहाँ से आपने देख लेनी है। नेक्स्ट ये वाला जो है आपके पास है ना थ्योरम, ये थ्योरम एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास ए और बी दो आ रहे हैं ना, उसकी लिमिट्स आ रही हैं, तो उनके दरमियान जो यू है ना, अगर एग्जिस्ट करता है तो एफ ऑफ सी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ अक्सर पूछा जाता है। देन नेक्स्ट ये वाला थ्योरम, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन कम्पैक्ट सेट देन एफ जो है वो आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। तो ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, बाकी इसका प्रूव नहीं आता। दैन डायरेक्शनल डेरिवेटिव से आपके पास क्वेश्चन सब्जेक्टिव के हिसाब से बनते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता रहता है। तो ये भी आपने स्किप नहीं करना, बहुत ईजी से आपने इसको देख लेना है। अगर ये नहीं आता तो इसके रिलेटेड कोई ना कोई एग्जांपल लाजमी आती है। नेक्स्ट आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास लाजमी आता है। तो एक दो एग्जांपल आप करेंगे, मैंने एग्जांपल वाली वीडियो बनाई हुई है, तो आप अगर वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव में से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आपने इस टॉपिक को कभी भी स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये वाले जो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपने वो देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से किस किस्म के क्वेश्चन बनते हैं। लीनियर फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन कहाँ पे है, ये यहाँ अक्सर आती रहती है। हाँ, ये ऊपर वाली फंक्शन, ये वाली जो डेफिनेशन है, यहाँ से एमसीक्यूज़ बनता रहता है, ठीक है। तो ये वाली आपने देख लेनी है। आगे नेक्स्ट थ्योरम, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट। तो ये वाला थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपने याद रख ली है, बाकी इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वाली एग्जांपल कम ही आती है, लेकिन आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से आपके पास लाजमी कोई ना कोई एग्जांपल आती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी बनता है, तो आपने इन एग्जांपल को कर लें, इन वाली एग्जांपल को कर लें, या जो मैंने एग्जांपल कराई हुई है आप वो कर लें। तो आपके पास अगर आपको एग्जांपल सोल्व करने का तरीका आता हो ना, तो जो भी एग्जांपल आएगी, आसान सी एग्जांपल आती है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से इसका तरीका लाजमी नोट करना है कि ये कैसे होता है। उसके बाद कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस कब होता है, तो ये वाली भी एग्जांपल की मदद से मैं आपको दूसरी वीडियो में क्लियरिफाई बताया हुआ है कि आपको फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। नेक्स्ट मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ से एक एमसीक्यूज़ बनता है। हाँ, ये वाला आपके पास एमसीक्यूज़ बनता है, ठीक है। तो आपने ये याद रख लेना है कि आपके पास फंक्शन मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। उसके बाद डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चेन रूल और डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन को मिला के। तो यहाँ पे एग्जांपल में तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में रिपीट होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपने इन एग्जांपल को लाजमी करना है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनता है। उसके बाद हायर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटेड फंक्शन, तो हायर डेरिवेटिव आपके पास ये वाला जो फंक्शन है, ये वाली एग्जांपल आपने लाजमी करनी है। ये वाली एग्जांपल आपके पास अक्सर रिपीट होती रहती है।
तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाता है। नेक्स्ट जी आगे देखते हैं आगे क्या है जी। हाँ, ये वाली जो थ्योरम है इस थ्योरम की स्टेटमेंट आपने लाजमी देखनी है, यहाँ से एमसीक्यूज़ बनता है, तो ये वाली आपने याद रख ली। थ्योरम की जितनी भी स्टेटमेंट है ना वो आपने लाजमी करनी है। एमसीक्यूज़ यहाँ थ्योरम की स्टेटमेंट से ही आता है, तो ये वाली एग्जांपल कम ही आती है। उसके बाद टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, तो ये वाला जो थ्योरम है ना इसको आप देख लेना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर नंबर पूरे लेने हैं तो आपने इसको लाजमी देख लेना है। उसके बाद पॉजिटिव डिफाइन और नेगेटिव डिफाइन, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आप जितने भी देखेंगे ना यहाँ से समझ आने वाला नहीं है, लेकिन एग्जांपल जो मैंने करवाई हुई है दूसरी वीडियो में वहाँ से आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव डिफाइन कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो यहाँ से एमसीक्यूज़ भी बनता है, लेकिन आप वो वाली जब वीडियो देखेंगे तो आपको तभी पता चलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन कब होता है। ये वाली जो एग्जांपल है ये भी आती रहती है, तो आपने इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, तो चैप्टर नंबर 3 में आपके पास ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बनते हैं। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। लेकिन इसमें से जितनी भी आपके पास थ्योरम है ना, थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, थ्योरम की स्टेटमेंट आपने कभी भी स्किप नहीं करनी। थ्योरम की स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा थ्योरम की स्टेटमेंट से ही आते हैं। यहाँ बताया कि ये लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन कब होगा, ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है। बाकी इसके रिमार्क्स जो हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ये वाले जो नीचे वाले रिमार्क्स हैं ना ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। वी आल्सो से दैट दिस केस एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज ओपन एंड एफ ऑफ एक्स की लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो वो आपके पास फाइनाइट होगा। और अगर वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो आपके पास डाइवर्ज करेगा, तो ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ से देख लेनी है। और उसके बाद ये वाले रिमार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने देख लेना है। ये वाली जो एग्जांपल है ना ये एग्जांपल आपके पास रिपीट होती रहती है, तो ये वाली एग्जांपल मैंने दूसरे वीडियो में सॉल्व करके बताई है कि ये कैसे सॉल्व होती है, तो आपने ये भी कर लेनी है। इन दोनों में से एक एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट थ्योरम है जी, सपोज f1 f2 fn ये सारे आपके पास लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन हैं और ये कन्वर्ज करते हैं, और आपके पास कोई भी कांस्टेंट है c1 c2 अगर उनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो आपके पास कन्वर्ज ही करेगा। ये थ्योरम आपने स्टेटमेंट लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट थ्योरम है जी, अगर f हमारे पास नेगेटिव फंक्शन है और लोकली इंटीग्रेबल है तो आपके पास कन्वर्ज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जी कंपैरिजन टेस्ट, तो सेम वही कंपैरिजन टेस्ट है, यहाँ से एमसीक्यू लाज़मी बनता है। सेम वैसी कंपैरिजन टेस्ट है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, पॉजिटिव फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स आपके पास जी ऑफ एक्स से छोटा फंक्शन है, तो अगर जी ऑफ एक्स आपके पास किधर गया, जी ऑफ एक्स अगर आपके पास कन्वर्ज करेगा तो एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा, और अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स डिवर्ज करेगा तो आपके पास जी ऑफ एक्स भी डिवर्ज कर जाएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रख लेनी है। तो बाकी यहाँ से एक रिमार्क्स बनता था, किधर गया है, जैसे आता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो थ्योरम है, ये वाला थ्योरम आपके पास स्टेटमेंट में आ जाता है, इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट आ जाती है एज एमसीक्यूज़, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस इसके होते हैं, ठीक है। बाकी नीचे वाली अगर दोनों आ जाएं तो वहाँ से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके पास m इन्फिनिटी है तो आपके पास फंक्शन डिवर्ज कर जाएगा, अगर आपके पास m = 0 है तो आपके पास फंक्शन कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन ऊपर वाली जो स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट की है
ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो आपने इसको भी याद रखना है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक आती है आपके पास MCQs के लिए। उसके बाद एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल। तो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल फंक्शन कब होगा? जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास कन्वर्ज करेगी। रिमार्क्स यहाँ से देखें, इफ़ f इज़ नॉन नेगेटिव ऑन ए बी देन f इज़ एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला थ्योरम जो है ये आपने MCQs के लिए याद रख लेना है। f इज़ लोकली इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड कन्वर्ज देन f ऑफ x डी एफ एक्स जो आपके पास कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और वो आपके पास लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो आपके पास कन्वर्ज करेगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने बस इनको माइंड में रखना है। उसके बाद ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी फंक्शन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एज मैथमेटिशियन आपको वैसे ही पता होगा कि ऑसिलेटरी फंक्शन कौन से होते हैं, जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू इस तरह की वैल्यू देते हैं, आपके पास ऑसिलेटरी फंक्शन होते हैं। उसके बाद कंडीशनल कन्वर्जेंस में क्या चीज़ है जी, यहाँ पे कुछ थ्योरम थे वो आपके पास इंपॉर्टेंट है जी। डिरिचलेट टेस्ट जो है, इसकी जो थ्योरम है ये वाला आपके पास MCQs में आता रहता है, तो आपने इसको भी याद रखना है। बाकी इसमें क्या चीज़ है जी, रेक्टेंगल्स में जी आपके पास काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाला टॉपिक आपके पास इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, बहुत ध्यान से आपने इसको समझ के रखना है। कंसेप्ट आपके पास जब क्लियर होगा तो आपके पास ऑटोमेटिक क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है MCQs। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके पास यहाँ से इसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। उसके बाद रीमन इंटीग्रेबल है, तो ये वाली जो रिमार्क्स है, हाँ ये वाला रिमार्क्स, इस रिमार्क्स में मेन चीज़ क्या है जी, अगर आपके पास n = 2 है तो यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन आएंगे, n = 3 है तो 3 फंक्शन आएंगे, अगर n आपके पास आर्बिट्रेरी है तो आपके पास आर्बिट्रेरी फंक्शन आएंगे। तो ये चीज़ आपने कंसेप्ट इसका माइंड में रखना है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनकी लिमिट फाइंड करनी होती है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने करने हैं। मैं दूसरी वीडियो जो कि लिंक में मौजूद है उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं। नेक्स्ट थ्योरम जी, अगर आपके पास f जो है वो बाउंडेड है और नॉन डीजेनरेट रेक्टेंगल R है Rn में, तो आपके पास f जो है वो नॉट इंटीग्रेबल है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, MCQ यहाँ से आता है। देन अपर और लोअर इंटीग्रल्स हैं, तो आपके पास ये डेफिनेशन दी गई होगी अपर और या लोअर इंटीग्रल की, तो आपसे जस्ट ये पूछेगा कि ये कौन सा है, तो आपने बताना है कि ये अपर है या लोअर है। ये MCQ यहाँ से बनता है। उसके बाद अपर और लोअर बाउंड्स भी हैं यहाँ से, हाँ ये सुप्रीमम और इन्फीमम भी आ गई हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, सुप्रीमम को कैपिटल S ऑफ P से शो करते हैं और लोअर सम को हम स्मॉल s ऑफ P से शो करते हैं। तो ये लोअर सम आपके पास इन्फीमम होता है और जो अपर सम होता है वो आपके पास सुप्रीमम होता है। नेक्स्ट ये वाला थ्योरम जो है ये इसमें भी आपके पास MCQs बन जाता है, तो इसको भी आपने देख लेना है। और नेक्स्ट ये वाली जो थ्योरम है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास रियल एनालिसिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी यूज़ होगा और यहाँ से MCQs बहुत ज़्यादा बनता है। अगर आपके पास f जो बाउंडेड रेक्टेंगल्स हो तो आपके पास जो लोअर इंटीग्रल है ना वो आपके पास अपर इंटीग्रल से लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है,
तो या तो ये वाली स्टेटमेंट दी होगी और ऊपर पूछेगा कि आपके पास ये बाउंडेड है या नहीं, तो या वो बताएगा ये बाउंडेड है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास एमसीक्यूज़ में होगी। तो ये आपने लाजमी देखनी है। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रही है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन अ रेक्टेंगल हो जाता है। तो ये वाला भी, ये जो 2-3 यहाँ पे आ रही है ना, ये वाली थ्योरम जो ऊपर भी देखा है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको बहुत लाजमी करना है, इनको स्किप नहीं करना, इनको स्किप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है जी, ये ऊपर वाला आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो थ्योरम है ना, इसको स्किप नहीं करना, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाली भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास एफ जो कंटिन्यूस है रेक्टेंगल में, तो आपके पास वो इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। देन सेट विद ज़ीरो कंटेंट, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है लाजमी, तो आपने इसकी एग्जांपल लाजमी करनी है। उसके बाद डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो यहाँ से कम ही क्वेश्चन बनता है। ये वाली जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, इनको आपने लाजमी करना है, ठीक है। अगर आपके पास एफ़ और जी आपके पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो उनकी एडिशन जो है वो इक्वल होगी, इनकी अलग-अलग इंटीग्रल करके उनकी एडिशन कर दें। इस तरह अगर सी आपके पास कांस्टेंट है, तो सी को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इंटीग्रेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेम वही स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनको बहुत लाजमी करना है। तो बाकी यहाँ से हाँ, ये वाली जो थ्योरम है ना, इसको भी आपने करना है। थ्योरम की जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो आपने स्किप नहीं करनी, उनमें से लाजमी क्वेश्चन बनता है। तो ये वीडियो यहाँ तक एंड हो गई है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है। और एमसीक्यूज़ के लिए आपने जितनी भी यहाँ पे स्टेटमेंट है ना थ्योरम्स की, उनको स्किप नहीं करना। आपका एमसीक्यूज़ इन्हीं थ्योरम की स्टेटमेंट से बनता है। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। तो ये बस सब्जेक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर ये कर लें तो आपका पेपर बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।